नमस्कार। एक खास कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर हैं आपके सामने। जिस तरह से ड्रग्स का चलन जो है वो हमारे युवाओं में बढ़ रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, तो इन सब के बीच में एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने नाइन्थ क्लास में पढ़ते हुए एक किताब जो है वो ड्रग्स के ऊपर लिख दी, ड्रग्स अवेयरनेस के ऊपर लिख दी। आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं किश्तवाड़ के रहने वाले मोहम्मद अयान सरूरी। आपका स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि कैसे जहन में आया कि आप एक किताब लिखें, वो भी ड्रग्स के ऊपर, और क्यों? देखिए सर, जो मैं तो एक स्टूडेंट था और मैं किश्तवाड़ में ही रहता हूँ। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी तरफ। और मुझे जो है खुद एक लिखने का, और मैं कभी ये भी फोकस करता हूँ कि किसी को अगर मेरी ज़रूरत है इस लिखने लिखाने में, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो मुझे एक जो शौक़ पैदा हुआ मेरे अंदर, जो कि पिछले 2-3 सालों से मेरे अंदर पैदा हुआ, जी। और जिसको मैंने ज़ाहिर जो है इसी साल से किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैंने इस शौक़ को ज़ाहिर किया, तो तब मेरे पास जो है एक थिंकिंग पावर आई। और जब मैंने सोसाइटी को देखना सोचना शुरू किया कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो तब जाके मेरे लिए एक सबसे बड़ा एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो था वो था ड्रग्स। कि किस तरीके से नौजवान जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, इस चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं, और इस चीज़ के लिए कोई भी क्यों नहीं आगे आ रहा है। अगर आगे आ रही हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों आगे आ रही है, और सिर्फ वही पेरेंट्स क्यों आगे आ रहे हैं जिनके बच्चे एडिक्टेड हैं। बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं जिनके बच्चे जो हैं अभी सेफ़ हैं। उनको भी जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स की ज़रूरत है, उनको भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन के बारे में ज़रूरत है। तो तब मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि हमें जो है इस ड्रग्स पे एक ऐसी किताब लिखनी चाहिए, एक ऐसी रिसर्च इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को हमें डिस्क्राइब करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएँ, जो बुज़ुर्ग हैं वो भी पढ़ पाएँ, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी समझ पाएँ कि अगर हमारा बच्चा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर वो ड्रग्स का शिकार हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो तब जाके जो है फिर मैंने इस चीज़ पे थोड़ी तो बहुत आपके रिसर्च जहन में की। मतलब ये चीज़ें आई कि जैसे आज का युवा है और वो इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको किस तरह से रोका जाए? यस, आखिर बिल्कुल। क्या वजह रहती हैं कि युवा जो है ये नशे की तरफ बढ़ता है? सबसे अहम कारण इस चीज़ का क्या रहता है? देखिए, अहम कारण की अगर हम बात करें तो पीयर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा एक अहम रोल है इस चीज़ का। और दूसरा जो है मेरे हिसाब से पेरेंटल सपोर्ट, या हम जिसको सोशल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए, अगर एक बच्चा जो है कहीं जा रहा है, कहीं अगर हम मान के चलें कहीं पिकनिक जा रहा है वो, तो अगर 10 बच्चे उसके साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर वो 10 का एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें से 9 ही उनके साथ जा रहे हैं और एक बच्चा जो है वो नहीं जा रहा है। वो क्यों नहीं जा रहा है? कि उसको घर वालों ने मना किया कि आप नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जी। लेकिन सर, अगर वो जा रहा है और उसके बावजूद अगर वो मतलब उसके माँ बाप कह रहे हैं कि आपने नहीं जाना है, लेकिन वो इस वजह से वो तो बैठ जाएगा, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि आपने नहीं जाना है, वो बैठ जाएगा। लेकिन जो वो जाएगा, मतलब वो इतनी ज़िद करने जाएगा, अपने माँ बाप से लड़ेगा, अपने माँ बाप से झगड़ा करेगा कि जब ये 9 बंदे जा रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। जी। तो तब जो है मतलब एक पीयर प्रेशर का जो एक सिस्टम जो है फॉलो होता है कि मतलब एक बंदा जा रहा है, उसी के पीछे 10 जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग है आपस में। और इस पीयर प्रेशर जो है, यही एक बच्चे को परेशान करता है, उभार देता है उसको कि आप भी इस चीज़ के शिकार हो जाओ। अगर हम बात करें, एक बच्चा सिगरेट पीता है, एक 5 फ्रेंड्स का, एक 5 दोस्तों का एक सर्कल है, और 5 में से 4 या एक बंदा जो है सिगरेट पीता है, वो स्मोकिंग का एडिक्टेड हो गया है, और जो बाकी 4 हैं वो बिल्कुल उसी के साथ अटैच्ड होते हैं। जी। लेकिन जब उसके दिल में ये अपने वो जो 5 बच्चे होंगे, वो कहेंगे यार ये एक बंदा तो कर रहा है, इसको माँ बाप पैसे भी दे रहे हैं, ये माँ बाप से झूठ भी बोल रहा है, ये माँ बाप को टॉर्चर भी कर रहा है, हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो दुनिया के ऐशो इशरत से मतलब हर एक चीज़ हमें मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, तो हम क्यों ना करें। और बाद में वो उसी पीर प्रेशर के कारण, या हम कह सकते हैं कि उनमें जो है नेगेटिव फीलिंग आ जाती है उस वक्त कि एक बंदा स्मोकिंग का एडिक्ट है, हम 4 नहीं हैं, तो बाद में जो है वो भी उसी पीर प्रेशर के कारण जो है इस चीज़ के एडिक्ट होते हैं। दूसरी बात आई हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन और पेरेंट्स का। देखिए, एक सोसाइटी एक बच्चे को तैयार करती है कि उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जी। क्योंकि जब वो बच्चा होता है तो तभी उसको जो है अपने इर्द गिर्द को जानने की, जब उसको अच्छे लोग मिलेंगे तो उसकी जो है अच्छी सोहबत होगी।
और अगर अच्छी सोहबत नहीं होगी तो वो अपने देश को कुछ नहीं दे सकता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट को कुछ नहीं दे सकता है, हालांकि वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकता है। तो तभी जो है पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेरेंटल गाइडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेरेंटल गाइडेंस किस तरह की होनी चाहिए? आपने इस किताब में और क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, पर सबसे पहले यही बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पेरेंटल गाइडेंस वो किस तरह की होनी चाहिए बच्चों के लिए, और माँ बाप को किस तरह से बच्चों पे चेक रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो चेक नहीं पसंद करते हैं। वो हमेशा अगर उन पर चेक रखा जाए तो वो गलत राह पर चलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, कि वो बहाना ढूंढते हैं कि हम किस तरह से, जैसे आप पेरेंट्स ही हमको कहेंगे आप बाहर मत जाइए, आपका टाइम नहीं है बाहर जाने का, पर वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे बाहर जाने के लिए कि किसी तरीके से मैं बाहर जाऊं। तो उन चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए पेरेंट्स की तरफ से? देखिए सर, अगर हम बात करें कि पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चे को गाइड करना चाहिए या कैसी सीख देनी चाहिए बचपन में, तो सबसे पहली बात होती है कि अपने बच्चे को जो है एजुकेट करवाना है। एजुकेशन सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं देनी है कि वो बंदा जो है अपने लिए रोज़ी रोटी कमाए या वो खाना खाए, अपने लाइवलीहुड को चलाए, बल्कि उसको ये भी पता हो कि मेरे को इस दुनिया को, इस समाज को किस तरीके से देखना है। वो आँख उसमें पैदा करनी है, वो थिंकिंग उसमें पैदा करनी है। और मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा कारण ये जो इस चीज़ के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं ये अदा करता है, वो है सोशल वर्क। जब तक ना एक स्टूडेंट, एक बच्चा सोशल वर्क की तरफ जाएगा, तब तक वो ये नहीं समझ पाएगा समाज में कितने दुख हैं, समाज में कितने ऐसे बैड इविल्स हैं जिनको हमें ख़त्म करना चाहिए। मतलब सोशल इविल आप देख रहे हैं कि हर वक्त उभरता जा रहा है। अगर एक जगह एडवांटेज है तो दूसरी तरफ डिसएडवांटेज भी होगी और वो भी बढ़ती जाएगी सेम लेवल में। तो इसीलिए जो है मतलब पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जो है सोशल वर्क के लिए आगे निकालें। जैसे कहीं पे हमारे जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो जब माह रमज़ान होता है, रमज़ान करीम का मुबारक महीना होता है, तो तब जो है मैं एज अ सोशल वर्कर मैं 20 to 30 पुअर्स को जो है जमा करता हूं और उनको जो है कुछ भी डोनेशन में दे देता हूं। तो इसी तरीके से जो है अंदर से एक इंसान की थिंकिंग पैदा होती है कि मुझे क्या करना है। और इससे जो है एक मतलब एक आप तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप ड्रग्स तो नहीं बांट रहे हो, आप तो खाना ही बांट रहे हैं ना गरीबों में। तो जब आप गरीबों में खाना बांटेंगे तो आपको दुआएं लगेंगी उनकी, आपको जो है उनका जो है एक पता चलेगा कि ये गरीब अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजर बसर करता है। मैं तो ठीक हूँ ना, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास माँ बाप है, मेरे पास इतनी मैं दिन को 3-4 प्लेट्स खाना खाता हूँ, पता है ना। हम खाना भी खाते हैं, हम मीट भी खाते हैं, चपाती भी खाते हैं, हर एक चीज़ खाते हैं। तो मतलब हम जब ये फील करेंगे कि दूसरा जो है एक रोटी का मांगने का मोहताज है, तो तब जब हम सोशल वर्क करते हैं तो हमें इस चीज़ से ही पता चलता है कि लोग हम कहाँ पे और हमारा लेवल क्या है और हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। मेरे फादर खुद एक बिजनेसमैन है और मुझे पसंद है कि मैं भी दुकान पे जाऊं, मैं उनके साथ बैठूं और वहाँ पे देखूं कि वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, क्योंकि एक माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई भी प्यार नहीं कर पाएगा इस दुनिया में। तो मेरी तरफ से हर एक स्टूडेंट को ये इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा कि आप जो है अपने माँ बाप की, उनका जो पेशन है, अपने माँ बाप का जो ऑक्यूपेशन वगैरह है उसकी तरफ फोकस करें कि कितनी मेहनत करते हैं वो आपके लिए और आपको क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए उनके लिए। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो अपने अपने माता पिता की बात की, माता पिता को किस तरह से खुश रखना चाहिए और बच्चों को किस तरह से उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनको बिल्कुल ही आप ग्रूमिंग जो है बच्चों की अच्छी होगी तो तभी वो बच्चा जो है अच्छा निकलेगा। पर इन सब के बीच में हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रूमिंग अच्छी भी हुई है, पढ़ने में भी अच्छा है, फिर भी वो ड्रग्स की तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। तो वो क्या वजह रहती हैं कि वो ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं? तो उस चीज़ पर किस तरह से रोक लगाई जाए? देखिए वहाँ पर भी ये पीर प्रेशर ही काम करता है, क्योंकि देखिए अगर एक बच्चा ड्रग्स नहीं ले रहा है, वो एक अच्छी इलीट फैमिली से जो है बिलोंग करता है और उसका जो है कोई भी मतलब गलत नेटवर्क नहीं है या कोई भी हम कह सकते हैं जहाँ से वो ड्रग्स को कंज्यूम करे, वो नहीं है। लेकिन जब वो कहीं फैमिली से बाहर जाए, फैमिली से दूर हो जाए, क्योंकि आज सबसे बड़ा कारण जो है फैमिली से दूर होने का वो हमारे पास सोशल मीडिया ऐप्स हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन है। तो जब वो इन सोसाइटी मतलब अपनी सोसाइटी से दूर हो जाए और मोबाइल के नेटवर्क में आ जाए, और ये मोबाइल का नेटवर्क उसको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पे ये ड्रग्स बिकता होगा, जहाँ पे ड्रग्स की जो है परचेजिंग और सेल वगैरह होती होगी। तो पेरेंट्स को जो है एक तो सुपरविज़न करना है और उसके अलावा अपने बच्चे को, अपने जो भी उसके मतलब छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, माँ बाप को जो है इक्वली जो है उनको प्यार करना चाहिए। माँ बाप को जो है इक्वली उनके लिए
जो भी वो फैसिलिटीज़ रख रहे हैं, ऐशो इशरत जो भी है, उनको बराबरी देना चाहिए। बल्कि मैंने इस बुक में ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो एक तरीके का मतलब कहीं किसी फैमिली में 2 लड़के होते हैं, तो छोटे होते हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो या तो छोटे वाले को सब प्यार करने लगेंगे और जी। बड़े वाले को कहते हैं कि आपको अब पढ़ाई है, ये है वो है, तो वो जो है वो बेचारा कमरे में बैठता है, लॉक कर देता है अंदर से कमरा और मोबाइल फ़ोन के साथ होता है, और बाद में वो अपनी बुक्स के साथ होता है। लेकिन उससे क्या होगा, उसकी मेंटालिटी जो है वो बस इतनी होगी कि मुझे 4 दीवारी के अंदर बैठना है, मोबाइल फ़ोन है, मुझे खाना खाना है, मुझे अपने प्रार्थना वगैरह जो भी या वर्शिप जो भी करनी है वो करनी है, और उसके बाद फिर और सो जाना है। लेकिन जब वो ये देखेगा कि माँ बाप का प्यार कैसा होता है, माँ बाप किस तरीके से मुझे भी ट्रीट कर रहे हैं और उस दूसरे भाई को भी ट्रीट कर रहे हैं, ये जो है एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस वजह से वो इस चीज़ से बच पाएगा। ना तो जब वो लॉक करके दरवाजे के अंदर बैठेगा तो वो बस दुनिया को इतना ही देख पाएगा, और उसके कारण जो है उसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, उसमें जो बाकी एंजाइटी वगैरह जो प्रॉब्लम्स है वो भी होंगी, और जब ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो खुद ब खुद इस चीज़ का शिकार होगा। वो खुद यहाँ से ढूंढने जाएगा कि ये कहाँ पे मिलेगा, या तो वो प्रिस्क्रिप्टिव दवाइयों का जो है, सबसे पहले अगर उसको डिप्रेशन हो गया या कुछ भी, जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद वो नॉन प्रिस्क्रिप्टिव दवाइयाँ लाएगा, मतलब उसी से वो मांगेगा कि यार इसमें तो शेड्यूल्ड ड्रग था, तो वो उसको कंज्यूम करना लगेगा। जब तक वो इस चीज़ का एडिक्ट होगा फिर वो हाई लेवल तक जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है आपने। अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने किताब लिखी है, आपके जहन में आया कि ड्रग्स जो है वो बढ़ रहा है, उसका चलन बढ़ रहा है, तो हम ये किताब लिखें। तो आप खुद किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, जी सर। तो किश्तवाड़ में क्या ये चीज़ें चलती हैं, क्या इनका चलन है वहाँ पर? तो वहाँ पर अवेयरनेस कैंप किस तरह से लगाए जाएँ ताकि वहाँ पर लोग इस जो युवा है ख़ास तौर पर वो इस तरफ ना जाए? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किश्तवाड़ में, तो मैं खुद वहीं का रहने वाला हूं। तो इस चीज़ के लिए जो है गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, हमारे किश्तवाड़ के एसएसपी सर खलील पोसवाल सर और डीसी सर जो हैं हमारे, वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को खुद आगे आना है, सोसाइटी को खुद आगे आना है और खुद जो है इस चीज़ के लिए काम करना है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट जो है डी एडिक्शन सेंटर भी खोल रही है, वो कंपेन्स भी कर रही है, अवेयरनेस कैंप्स भी लगा रही है, लेकिन जब तक ना जो फैमिली है इस चीज़ को सीरियसली लेगी, हम ये समझते हैं कि ये फैमिली जो है इस चीज़ से हम कह सकते हैं अफेक्टेड हो गई है, तो बस ये इतना ही है। कल को अगर ये फैमिली एडिक्टेड हो गई, कल हम भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को जो है इस चीज़ पे काम करना चाहिए और सच्चे दिल से काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमें टीवी पे आना है, हमें प्रोग्राम्स में आना है या हमें मीडिया में चढ़ना है, नहीं। आपको एक सोशल वर्क करना चाहिए जिस वजह से जो है आप इस चीज़ के काबिल हो जाएं कि आपको कल को खुद वहाँ से मीडिया बुलाए, है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो हम लोगों में सेल्फिशनेस आ गई है कि हम देखते हैं यार अभी ये काम करना है, अभी पहले कैमरा चलाओ आप, फिर हम ये काम करेंगे। तो हमें जब हम सोशल वर्क की तरफ आएंगे और हमें जो है अपने जो हमारे माता पिता हैं उनको जो है इस चीज़ पे पेरेंटल सपोर्ट खुद रखना चाहिए, पेरेंटल गाइडेंस उनको रखनी चाहिए अपने बच्चों पे कि वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कितना टाइम लगेगा, अगर टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं वो, तो वो क्यों। तो उस चीज़ पे जो है उनको पूरी मतलब हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए पहले बच्चे को, और इंस्ट्रक्शन के बाद उसको देखना है कि वो इम्प्लीमेंट कर रहा है स्टूडेंट। अगर नहीं वो बच्चा एज ए स्टूडेंट वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको जो है पूछताछ होनी चाहिए, उसके फ़ोन वगैरह जो है चेक होने चाहिए, कहीं वो इस गलत राब्ते में नहीं है, कि नेटवर्क जो है उसका गलत तो नहीं है, गलत लोगों के साथ नहीं है। तो एक मेन कारण है। बाकी हमारा किश्तवाड़ जो है हम यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ये पूरे हिंदुस्तान से बल्कि पूरे मुल्क और पूरे दुनिया से जो है इस चीज़ का खात्मा हो, क्योंकि ये हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए ही सिर्फ एक गर्व की बात नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात होगी। जी बिल्कुल, ये तो गर्व की बात होगी अगर इसका जो ड्रग्स जो है ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और हमारा जी युवा जो है एक अच्छी राह पर चलना शुरू हो जाए। हालांकि गवर्नमेंट बहुत से कदम उठा रही है, बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। बिल्कुल। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स को किस तरह से पता लगे कि उनका बच्चा जो है वो गलत राह पे चल रहा है, और क्या उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं? मतलब कि जैसे कोई रिसेंटली ही एडिक्ट हुआ हो, एक दो बारी उसने ड्रग्स लिए हों, देखिए, तो कुछ सिम्टम्स जो हो पेरेंट्स को किस तरह से पता लग सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है गलत राह पर चल पड़ा है, तो इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। अगर हम रोक लगाने भी जाएंगे उस चीज़ के ऊपर, तो बच्चा और ज़्यादा असर्ट करेगा, बच्चा और ज़्यादा अपने आप को मतलब एक उस तरीके से महसूस करेगा कि Insecure। मेरे इनसिक्योर महसूस करेगा कि हमें
नहीं करने दिया जा रहा है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो सिम्टम्स क्या रहते हैं और उन पे रोक किस तरह से लगाई जा सके? देखिए, अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की, तो सबसे पहले जो है वो अपने आप को फटीग वगैरह जो है महसूस करेगा, अपने आप को थका थका महसूस करेगा, और बाकी जो है सोसाइटी में किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, और अपने आप को जो है दूर रखना चाहेगा। और क्योंकि वो जो है डिपेंड हो गया होता है इस सब्सटेंस के ऊपर, जो कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। और जब वो इस चीज़ का इंटेक करता है, कंज्यूम करता है, तो तब जो है उसको फिर दुनिया की, अपने माँ बाप की, अपनी सोसाइटी की, अपने फ्रेंड्स की भी कोई टेंशन नहीं रहती है, अलावा इसके कि अगर उसको खाना मिले या ना मिले, लेकिन उसको इस चीज़ का ये जो है सहारा होता है, और वो इस ड्रग्स को जब तक ना ले तब तक उसको किसी की भी परवाह नहीं होती, और उसके बाद भी वो जो है इस चीज़ पे ही डिपेंड रहता है कि मैं कब इस चीज़ को और ओवरकम इस चीज़ को किस तरीके से बढ़ाऊं, और जो है फिर और इसका जो है एक अमाउंट बढ़ा के और दोबारा से इनटेक करूं। उसके बाद जो है दूसरा, अगर हम सिम्टम देखें, तो बच्चे जो हैं मतलब अपने माँ बाप के साथ फिर मतलब उस तरीके से पेश नहीं आते, वैसा बिहेवियर नहीं रहता है। और जो बिहेवियरल चेंज है वो एक सबसे बड़ा काज है इस ड्रग एडिक्शन की वजह से। और उसके बाद जो है जब वो अपने आसपास से कट जाता है, अपने वालिदैन से कट जाता है, और बाद में जब वो अपनी सोसाइटी से कट जाता है, और अपने जिस अल्लाह ने उसको बनाया, जिस भगवान ने उसको बनाया, जब वो उससे कट जाता है, सीधी सी बात है कि वो इस चीज़ का एडिक्टेड हो जाता है, और वो इसी पे डिपेंड हो जाता है। और उसके बाद जो है जब माँ बाप को इस चीज़ के बारे में पता चले कि उसका बच्चा थका थका है, वो पसंद नहीं कर रहा है बात करना, वो दूर मतलब अपने आप को अकेला फील कर रहा है, कि मतलब अपने आप को, वो तो हम समझते हैं कि वो अपने आप को यार वो अकेला है, ये है, लेकिन वो खुद तो मस्त होता है अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे रीज़न जब माँ बाप को पता चले, तो उनको जो है अपने जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो डी एडिक्शन सेंटर्स के जो भी इंचार्जेस हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, और उनको जो है डी एडिक्टिव सेंटर्स जो हैं वहाँ पे लेना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे उनकी जब अच्छे से टेस्टिंग वगैरह होगी, जब डॉक्टर्स को ये पता चले कि ये एडिक्टेड हैं, तो तब जो है वो उनको जो है बाद में मेडिसिन वगैरह और उनको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। डी एडिक्शन सेंटर जो है वो एक बिल्कुल। अहम रोल प्ले करते हैं, पर उन सब के बीच में चीज़ ये भी आती है कि क्या आज के दौर में जो डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, क्या वो सही कारगर साबित हो रहे हैं इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए? देखिए, हर जगह जो है हमें ऑनेस्टी रखनी चाहिए, और ऑनेस्टी जो है डी एडिक्शन सेंटर के मालिक को भी रखनी चाहिए और हमें भी रखनी चाहिए। उनको किस तरीके से रखनी चाहिए कि उनको जो है, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे एडिक्टेड पेशेंट्स होते हैं, जब हम उनको डी एडिक्शन सेंटर में डालें, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट डी एडिक्शन सेंटर्स हो, तो वहाँ पे जो है, जो वहाँ पे मीनू वगैरह होता है, क्योंकि जब मैंने खुद ड्रग एडिक्ट से बात की, और ये इसी जम्मू की बात है, मैं किसी को फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे हैं ये वो मेरा बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन ये जम्मू की बात है। यही 2-4 दिन पुरानी बात है, जब मैंने ड्रग एडिक्टेड पर्सन से बात की। मैंने कहा कि आप एडिक्शन सेंटर में थे? बोलते हाँ। मैंने कहा आपने क्या बोलते हैं वहाँ पे आपको खाना वगैरह देते थे? जो वहाँ जब मैं खुद गया तो मैंने वहाँ पे मेनू वगैरह पढ़ा, तो मैंने कहा आपको इस तरीके से मतलब जो भी वहाँ पे मील वगैरह थे वो देते थे? बोलते नहीं, हम खुद बनाते थे, खुद खाते थे। मैंने कहा कि वहाँ पे जो मतलब दूध वगैरह वो आपको देते थे? वो कभी कभी देते थे, लेकिन मेनू पे जो जब मैंने देखा तो 10:30 से लेकर 11:30 तक आपको आधा किलो दूध एक एक गिलास दिया जाता था, वहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारे जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के जो मालिक हैं, उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करें इस चीज़ को, और वहाँ पे जो है मतलब इस तरीके, अगर उनके पास वैसा बजट नहीं है तो वो गवर्नमेंट से अपनी हेल्प मांगे, और गवर्नमेंट जो है इनको ज़रूर हेल्प करेगी। तो उनको जो है, हमें अगर एक एडिक्टेड पर्सन को ठीक करना है तो सबसे पहले उसको जो है हमें तकलीफ़ नहीं देनी है। अगर हम उसको भी कहेंगे नहीं तू चल, तू हमारा नहीं है, तू हमारे साथ नहीं है, ये है वो है, तो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं है, चलो आप चले जाओ बाहर, तो वो अपने आप को और इनसिक्योर महसूस करेगा और ड्रग एडिक्टेड हो जाएगा। तो हमें जो है एक संजीदगी से काम लेना चाहिए, और उसको जो है ठीक करने में हमारा सबसे ज़्यादा रोल है। जब तक ना सोसाइटी खुद ठीक होगी तब तक एक ड्रग एडिक्टेड किस तरीके से ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि सोसाइटी को ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रूरी है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हम देखते हैं ड्रग्स का चलन, ठीक है, ये बात होगी हमारी, पर उसको खरीदने के लिए पैसे तो कहीं से लाने पड़ेंगे ना। अब एक युवा जो है वो इस तरफ बढ़ता है, तो पैसे वो वहाँ से कैसे अरेंज करेगा उस चीज़ के लिए? ये सस्ती चीज़ें तो है नहीं, बिल्कुल। बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं ये। बिल्कुल। तो वो पैसे वो उस तक कैसे पहुँचते हैं? क्या उसके लिए वो चोरी भी करने पर उतारू हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, जो
ड्रग एडिक्टेड होता है, सबसे पहले तो वो एडिक्ट नहीं होता है इस चीज़ का। सबसे पहले जो है वो इस चीज़ को जब वो टेस्ट करता है, वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप से जब वो टेस्ट करेगा इस चीज़ का, और जब वो उस हालत में आ जाएगा कि वो अब इसी पे डिपेंड हो गया, हम कहते हैं ना होली एंड सोली, जब वो इस चीज़ पर डिपेंड हो जाएगा, तो तब जो है उसके ऊपर एक ऐसी बन के आती है कि वो डकैती भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, हालांकि वो अपने माँ बाप के अकाउंट से भी पैसे लेके वो जो है उस ड्रग को कंज्यूम करेगा। जैसे आपने कहा कि ये कोई ये एक चीप चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहीं 50 रुपये 100 रुपये में ख़रीद के लाएं, बल्कि ये जो है 1000-2000 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है जी। और तभी जो है हम लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ये तो ला रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन इनको देने वाला कौन है? देने वाला तो कोई इलीगल शॉप वाला ही है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपके चैनल के थ्रू कि हम लोगों को जो है इस चीज़ से अपने किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, और जो हमारे ड्रग एडिक्टेड पर्सनस है उनको जो है एक संजीदगी के साथ उनकी जो है काउंसलिंग करनी आनी चाहिए, जिससे जो है उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, रिकवर किया जाए। और हमारे जो ड्रग एडिक्टेड पर्सनस हैं, अगर हम ये बात करें कि वो एडिक्टेड हो गए हैं, लेकिन ये भी एक सवाल है कि वो एडिक्टेड किस तरीके से हुए, वो कहाँ से मतलब वो जो है ला रहे हैं। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी आपके चैनल के थ्रू कि जो भी इलीगल ड्रग्स वगैरह बेच रहे हैं अपनी शॉप्स के थ्रू, अपने जो भी उनके नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू, आप प्लीज़ उस चीज़ को बंद कीजिए, क्योंकि ये इलीगल है और ये आपको खुद ही पता है कि ये कितनी फैमिलीज़ को उजाड़ रहा है। और आपके चैनल के थ्रू मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना टाइम दिया, और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपने जो इस किताब में लिखा है आपने सब कुछ बता दिया है ना। हाँ बिल्कुल। ये किताब में जो इन्होंने खुद लिखी है, तो ऐसे ही जहन में आया इनके, और एक किताब लिख डाली ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज का जो हम बात अगर करते हैं जम्मू कश्मीर की, चाहे चाहे देश की, चाहे हम पूरी दुनिया की, तो ये बहुत बड़ा ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने ये सब अपनी बातें साझा की, अपनी किताब आपने लिखी, आपके जहन में आया। 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, एक बड़ी अच्छी सोच आप रखते हैं, जिस तरीके से आप एक गरीब इंसान को देखते हैं, आप एक भीख मांगने वाले को देखते हैं, तो आपकी ग्रूमिंग अच्छी हुई है और आपने अच्छी बातें जो हैं लोगों को बताई हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।